हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर आवर अर्थ सैटेलाइट फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है अर्थ, इट्स स्ट्रक्चर। The earth is spherical in shape. It is made up of 3 layers: crust, mantle and core. तो हम जिस अर्थ पे रहते हैं इसका शेप स्फेरिकल है और ये टोटल 3 लेयर से बना हुआ है: क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक, सॉइल एंड सैंड। वी लिव ऑन दिस लेयर। तो जो क्रस्ट है ये अर्थ का सबसे बाहरी हिस्सा है, बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, जो कि सॉलिड रॉक, सॉइल और सैंड से बना हुआ है और हम लोग इसी लेयर पे रहते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं तीनों लेयर्स को। पहला है क्रस्ट जो कि सबसे बाहरी लेयर है, उसके नीचे आता है मैंटल और उसके बाद आता है कोर जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो इस पिक्चर में अच्छे से आप देख सकते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ को। Second है mantle. This layer lies below the crust. Its upper part is made up of solid rock and inner part is made up of molten rock. तो ये जो mantle है ये just crust के नीचे प्रेजेंट होता है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये solid rock से बना हुआ है और inner वाला पार्ट molten rock से। Third है core. This layer forms the center of the earth. It is divided into outer core and inner core. The outer core contains iron and nickel in molten state and the inner core is entirely made up of iron. तो ये जो लेयर है कोर ये जस्ट अर्थ के सेंटर में होता है। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर, जो कि अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा था। ये जो आउटर कोर होता है इसमें आपको आयरन और निकल मॉल्टन स्टेट में मिल जाएंगे और इनर कोर जो है वो टोटली आयरन से बना हुआ है। सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का नेचुरल सैटेलाइट मून। द मून इज द अर्थ्स नियरेस्ट नेबर. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. Moon does not have its own light. It shines by reflecting the sunlight. The moon is about 4500 million years old, the same age as the earth. It is the natural satellite of the earth. तो ये जो मून है ये अर्थ का सबसे करीबी पड़ोसी है, सबसे नियरेस्ट नेबर है और ये अर्थ के आसपास घूमते रहते हैं। मून जो है उसके पास अपना लाइट नहीं होता। रात में जो हम लोग मून को चमकते हुए देखते हैं वो उसका अपना लाइट नहीं है, ये सन से निकला हुआ जो रेज है, जो लाइट है वो उस पर रिफ्लेक्ट होता है और वही हमें दिखता है। मून जो है ये उतना ही पुराना है जितना कि पुराना हमारा अर्थ है, वो है 4500 मिलियन ईयर ओल्ड और मून जो है ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ द मून। The moon does not have any atmosphere, thus it is hit by meteors and rocks moving in the space. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मून जो है इसके पास कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए जो भी स्पेस में मेटियोर्स और रॉक्स होते हैं वो हमेशा सरफेस ऑफ द मून पे आके हिट करते हैं। This has resulted in the formation of craters and pits on the moon surface. The surface of the moon is uneven. तो जब मिटियोर्स और रॉक्स मून के सरफेस को हिट करते हैं तो वहां पे गड्ढे, फिर क्रेटर्स और अलग अलग तरह के अनइवन टेक्सचर फॉर्म हो जाते हैं और ये जो आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं ये सरफेस ऑफ द मून का पिक्चर है। It is mountains, plains, craters and volcanoes. The surface of the moon is covered with dark grey dust. The moon is about 4500 million years old, the same age as the earth. तो मून जो है इसके पास भी माउंटेन्स है, प्लेन्स है, क्रेटर्स है और वोल्केनोज है। मून का जो सरफेस है वो हमेशा डार्क ग्रे डस्ट से कवर्ड होता है, इसलिए वो हमें थोड़ा डार्क ग्रे कलर का दिखता है। मून जो है ये उतना ही पुराना है जितना कि अर्थ, 4500 मिलियन ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है नो लाइफ ऑन द मून। No life exists on the moon due to the absence of water and atmosphere. The moon's gravity is 1/6 of the gravity of the earth. Therefore, the objects that are too heavy on the earth are 6 times lighter on the surface of the moon. As there is no atmosphere on the moon, so there is no protection from the strong rays of the sun. तो मून पे ना तो पानी है और ना ही एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से वहां कोई लाइफ नहीं होती। तो मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ के ग्रेविटी के 1/6 है, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट्स हमें अर्थ पे ज्यादा भारी लगते हैं वो मून के सरफेस पे उतने ही 6 टाइम्स हल्के लगने लगेंगे।
और जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मून के पास कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए सन से जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्मफुल रेज आते हैं वो डायरेक्टली मून के सरफेस को हिट करते हैं, इसलिए वहां पे कोई लाइफ नहीं है। In the absence of air, no sound can be heard on the moon. There are no clouds to hide the sun. The side of the moon facing the sun is extremely hot and the side away from the sun is too cold to support life. तो मून के पास तो एयर भी नहीं है, जिसकी वजह से साउंड भी ट्रैवल नहीं करता। वहां पे कोई क्लाउड्स नहीं है जिससे कि सन को छिपाया जा सके, इसीलिए मून का जो साइड सन की तरफ होता है वो बहुत ही गर्म होता है और जो सन के अपोजिट रहता है यानी कि दूसरी तरफ रहता है वो बहुत ही ठंडा होता है, जिसकी वजह से ना तो गर्म जगह पे और ना ही ठंडा जगह पे, दोनों ही जगह पे लाइफ सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है लैंडिंग ऑन द मून। Ever since ancient times, the moon has been a subject of interest among astronomers. The first spacecraft to land on the moon was Apollo 11, which was launched by Kennedy Space Center, Florida, USA on July 16, 1969. तो जब से मून को देखा गया है एंशियंट टाइम से, तब से जो मून है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमर्स के अमंग, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट जो कि मून पे लैंड हुआ था वो था अपोलो 11, जो कि केनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है वहां से लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च हुआ था? 16 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, Edwin Aldrin and Michael Collins from USA were the first to step on the moon on July 20, 1969. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ये तीन वैसे लोग थे जो कि यूएसए से थे और सबसे पहले लोग थे जो कि मून पे अपना कदम रखे थे। कब रखे थे? 20 जुलाई 1969 पे। लॉन्च हुआ था 16 जुलाई 1969 में और सबसे पहले कदम कब रखा गया? 20 जुलाई 1969 पे। तो ये है तीनों आदमी के पिक्चर। द अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969. Next है phases of the moon. As the moon revolves around the earth, its shape appears to change. The different shapes of the moon are called phases of the moon. Phases are caused by the changing positions of the sun, moon and earth with respect to each other. तो जैसे जैसे मून जो है ये अर्थ के अराउंड घूमते रहता है, उसका शेप भी बदलते रहता है और ये जो अलग अलग शेप्स होते हैं मून के, इसे हम लोग फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। ये फेजेस क्यों होते हैं? जब सन, मून और अर्थ का जो पोजीशन है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, तब फेजेस बनते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये जो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग फेजेस ऑफ मून के, हाफ मून, गिब्बस मून, फुल मून, फिर है गिब्बस मून, हाफ मून, इसी तरह से पूरा चलते रहता है मून के फेजेस। नेक्स्ट टॉपिक है द मून एंड द टाइड्स। The moon's gravity is very weak, but it pulls the water of the seas and oceans of the earth, causing tides. Since the moon is closer to the earth than the sun, the moon's pull on the water is stronger than the sun. The water of the seas and the oceans on the side of the earth which faces the moon is attracted upwards. तो मून का ग्रेविटी बहुत वीक है, लेकिन ये अर्थ में जो प्रेजेंट है सी और ओशन, वहां के पानी को ऊपर खींचता है जिससे कि टाइड्स बनते हैं। मून जो है ये अर्थ के ज्यादा करीब है सन के कंपैरिजन में, इसलिए मून जब पुल करता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है सन से। वाटर जो कि सीज और ओशन में जो अर्थ के उस साइड पे है जहां पे मून है, वो ज्यादा ही ऊपर तक जाते हैं। This causes sea level to rise and forms high tide. तो इससे क्या होता है कि जो टाइड्स है वो और ऊपर जा रहे और ऊपर जा रहे और सी लेवल जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, जिसकी वजह से हाई टाइड बनते हैं। Another high tide occurs on the opposite side of the earth because of its rotation. एक और हाई टाइड बनता है जो कि अर्थ के जस्ट अपोजिट साइड होता है, और ये क्यों बनता है? उसके रोटेशन की वजह से। The water of the region in between the two high tides falls and form low tide. तो जहाँ पे दो हाई टाइड बन रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके बीच का भी एक जगह है, उस जगह पे लो टाइड्स बनते हैं, सबसे छोटे छोटे टाइड्स बनते हैं। The intensity of the tides vary with the phases of the moon. The highest tides occur at the time of the new moon and the full moon. तो जो टाइड्स का इंटेंसिटी है कि वो कैसे, कितना जोर से ऊपर जाएंगे, हाई टाइड बनेगा या लो टाइड बनेगा, ये सब डिपेंड करता है मून के फेजेस पे। सबसे हाईएस्ट टाइड तब बनता है जब जो मून का फेज है वो न्यू मून और फुल मून के फेज में होता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख के सबसे अच्छे से समझ सकते हैं टाइड्स के फॉर्मेशन को। ये अर्थ है, अर्थ का डिस्टेंस मून से ज्यादा क्लोजर है सन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो सीज और ओशन प्रेजेंट है वो ज्यादा ऊपर जाएंगे, जहां जिसकी वजह से हाई टाइड होगा।
और यहाँ पे इस साइड में रोटेशन की वजह से यहाँ हाई टाइड बन रहे हैं और दोनों हाई टाइड के बीच का जो रीजन है यहाँ लो टाइड बनता है। तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स का। नेक्स्ट टॉपिक है एक्लिप्स। An eclipse occurs when an object in space blocks the view of another object such that it cannot be seen partially or completely. Eclipses are nothing but the shadows of the earth and the moon. तो ये जो एक्लिप्स है ये तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट स्पेस में दूसरे ऑब्जेक्ट के व्यू को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं दिखता। एक्लिप्सेस कुछ नहीं है, बस अर्थ और मून के शैडोज हैं। सबसे पहला टाइप है सोलर एक्लिप्स। A solar eclipse occurs when the moon comes in between the sun and the earth. It blocks the sunlight from reaching the earth and creates a shadow. A solar eclipse may be total or partial. In a total solar eclipse, the sun is not visible at all. In a partial solar eclipse, a part of the sun is visible. Solar eclipse occurs only during the daytime on a new moon day. तो ये जो सोलर एक्लिप्स है ये तब होता है जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आता है, जिसके वजह से जो सन का व्यू है, सनलाइट है, वो अर्थ पे नहीं पहुंच पाता और एक शैडो बन जाता है। ये जो सोलर एक्लिप्स है ये टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। टोटल सोलर एक्लिप्स में हमें सन बिल्कुल नहीं दिखता और पार्शियल सोलर एक्लिप्स में हमें कुछ पार्ट सन का दिखता है। सोलर एक्लिप्स जो है ये हमेशा डे टाइम में होता है और कब होता है? न्यू मून डे के दिन। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं सोलर एक्लिप्स का पिक्चर है। यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में मून आ गया है, जिसके वजह से मून का जो व्यू है वो ब्लॉक हो गया है अर्थ पे आने से, जिसके वजह से एक शैडो बन गया है और यही है सोलर एक्लिप्स। साइंस फैक्ट: The Indian Space Research Organization is the space agency of the Indian government headquartered in the city of Bangalore. ISRO built India's first satellite Aryabhatta. तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो है ये एक स्पेस एजेंसी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट हेडक्वार्टर किया है बैंगलोर के सिटी में। इसरो जो है ये इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट बनाया था जिसका नाम था आर्यभट्टा। नेक्स्ट है वेरियस स्टेजेस ऑफ सोलर एक्लिप्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है, तो इसके स्टेजेस देखते हैं। तो ऐसे होता है सोलर एक्लिप्स, धीरे धीरे जो सन का व्यू है वो ब्लॉक होते जाता है और एट लास्ट में हमें सन बिल्कुल नहीं दिखता। Next type है lunar eclipse. A lunar eclipse occurs when the earth comes in between the sun and the moon. It blocks the path of the sunlight from reaching the moon and creates a shadow. In a total lunar eclipse, the moon is not visible at all. In a partial lunar eclipse, only a part of the moon is visible. Lunar eclipse occurs only on a full moon day. तो ये जो लूनर एक्लिप्स ये तब होता है जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है। इसके वजह से जो सनलाइट है, जो सन से लाइट निकल रहा है वो मून तक नहीं पहुंचता और उसके वजह से एक शैडो बन जाता है। जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है तो हमें मून बिल्कुल नहीं दिखता और जब पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है तो हमें कुछ पार्ट मून का दिखता है। लूनर एक्लिप्स तभी होता है जब फुल मून डे होता है। ये जो पिक्चर है ये है लूनर एक्लिप्स का पिक्चर। इसमें आप देख सकते हैं कि सन और मून के बीच में अर्थ आ गया है। This is the various stages of lunar eclipse. ये है अलग अलग stages lunar eclipse का। Next topic है artificial satellites. Artificial satellites are man-made. They are launched from the Earth. They revolve around the Earth much closer than its natural satellite, that is the Moon. The first artificial satellite Sputnik 1 was sent by the former USSR in 1957. On April 3, 1984, squadron leader Rakesh Sharma became India's first man to go into space. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं, ये इंसानों द्वारा बनाया जाता है और इसे अर्थ से लॉन्च किया जाता है। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून, वो तो रिवॉल्व करता ही है, उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ये अर्थ के बहुत ज्यादा पास होते हैं। सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम स्पुतनिक 1 था उसे फॉर्मर यूएसएसआर 1957 में भेजा गया था। ऑन अप्रैल 3, 1984 जो स्क्वाड्रॉन के लीडर थे राकेश शर्मा, वो सबसे पहले इंडिया के इंसान थे जो कि स्पेस में गए थे। In 1997, Kalpana Chawla became the first Indian woman to go into the space. Aryabhatta was the first Indian satellite launched. 1997 में कल्पना चावला जो थी ये सबसे पहले इंडियन वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी और जो सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट था वो था आर्यभट्टा। Skills for life. To be a part of space missions is not easy. Those who aspire to be astronauts have to work very hard to achieve this goal. They have to adapt to the extreme conditions of space such as breathing with the help of oxygen cylinders, wearing special space suits and experience zero gravity.
स्पेस मिशंस का हिस्सा बनना उतना आसान नहीं होता। जो लोग एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि उन्हें गोल मिल सके। उन्हें अलग अलग तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस को अडेप्ट करना पड़ता है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद से ब्रीथ करना, अलग अलग तरह के स्पेशल स्पेस सूट्स पहनना और जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करना। In case of an emergency, the astronauts have to act quickly to save their own and their team members' life. और किसी तरह का अगर इमरजेंसी हुआ तो एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत काम करना होगा ताकि वो अपना भी और अपने टीम मेंबर की जान को बचा सके। Some of other satellites that have been launched are INSAT, IRS Kalpana 1 and EduSat. ये है अलग अलग सैटेलाइट्स के नाम जिसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है some artificial satellites. The Mars Orbiter mission MOM, also called Mangalyaan, is a space probe orbiting Mars since 24 September 2014. It was launched on 5th November 2013 by the Indian Space Research Organisation ISRO. It is India's first interplanetary mission. India became the first country to successfully complete maiden Mars mission and also the fourth country to successfully venture into Mars. तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मॉम कहते हैं और मंगलयान कहा जाता है, ये मार्स पे 24 सितंबर 2014 से घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इसे लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 में बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग इसरो भी कहते हैं। ये इंडिया का सबसे पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन बना और इंडिया सबसे पहला कंट्री बना जो कि मार्स मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सका और फोर्थ कंट्री ऐसा बना जो कि मार्स को खोजबीन कर सकता है। Mangalyaan objective is to explore Mars surface and study its feature, morphology, mineralogy and atmosphere by indigenous scientific instruments. तो मंगलयान का मेन ऑब्जेक्टिव मार्स सरफेस को एक्सप्लोर करना था, उसके फीचर्स को पढ़ना था, उसके मॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी और उसके एटमॉस्फेयर को पढ़ना था। ISRO's polar satellite launch vehicle successfully launched on 727.5 kg Cartosat 2 series satellite along with the 19 co-passenger satellite on 22 June 2016 from Satish Dhawan Space Center, Sahar, Sriharikotes. Up till now, 5 Cartosat satellites have been launched by ISRO. This series is a part of the Indian Remote Sensing Program. तो इसरो का जो पोलर सैटेलाइट जो है ये व्हीकल लॉन्च किया था 727.5 kg कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट में, जिसके साथ साथ 19 को पैसेंजर सैटेलाइट भी गए थे। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 22 जून 2016 में। और कहां से? SHAR, सहार, जो कि श्रीहरिकोट्स में प्रेजेंट है। सहार का फुल फॉर्म है सतीश धवन स्पेस सेंटर। अभी तक 5 कार्टोसैट सैटेलाइट जो है इसे इसरो ने लॉन्च किया है और ये जो सीरीज है ये एक पार्ट है इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का। IRNSS-1G is the 7th satellite in the Indian Regional Navigation Satellite System. It is an independent regional navigation satellite system. तो ये जो IRNSS-1G है जो है ये Indian Regional Navigation Satellite System का 7th सैटेलाइट है और ये एक independent regional navigation satellite system है। GSAT-15 is a communication satellite which was launched on 11 November 2015. GSAT-15 जो है ये communication satellite है जिसे 11 November 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ये था पूरा चैप्टर। तो चलिए रिकॉल करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। क्रस्ट, मैंटल एंड कोर आर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून एज देयर इज नो एयर एंड नो वाटर। When the shadow of the earth hides the whole or a part of a moon, a lunar eclipse occurs. When the shadow of the moon hides the whole or a part of a sun, a solar eclipse occurs. Tides are caused in the seas and the ocean due to the gravitational pull of the moon. Artificial satellites are used to help in communication, weather forecasting and to get information about Earth and space. इस चैप्टर में कुछ टर्म्स है जिसे याद रखना चाहिए जो कि हमेशा टेस्ट में पूछा जाता है। Gravity, the force that attracts a body towards the sun, earth and moon. Artificial satellite, man-made heavenly objects which revolve around the earth. Eclipse, a shadow formed when the path of light of the sun is blocked by the moon or earth. तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।